जब सूरज से निकला बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर धमाका हुआ था जिसने ओजोन लेयर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी की वजह से अर्थ का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ गया था और सूरज की रोशनी अल्ट्रावायलेट रेज ने अर्थ का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ज़्यादातर इंसान पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। और यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने एक स्पेशल सूट पहन रखा है। यहाँ पर एक खाने की तलाश करता है और तभी इसकी कलाई पर लगी हुई एक मशीन उसको अलर्ट करते हुए बताती है कि यहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद वो अपने डॉग जैसे दिखने वाले रोबोट के साथ एक खाली पड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ पर उसको एक इंसान की लाश मिलती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। इसका अच्छे से जायजा करने के बाद उसको पता चलता है कि ये स्टोर पहले से ही लूटा जा चुका है, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर थोड़े से डॉग फूड के पैकेट मिल जाते हैं और उसे देखकर वो बोलता है कि लगता है आज कोई खुश होने वाला है। फिर वहाँ से जाने के साथ वो एक स्प्रे से उस पर एक निशान बनाता है जिसकी मदद से उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद वो अपने ट्रक लेकर शहर की ओर बढ़ता है और रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ मस्ती से आगे बढ़ता है। और तभी उसकी डिवाइस फिर से बजने लगती है और सामने से एक बहुत बड़ा धूल का तूफान उसकी तरफ तेजी से आता हुआ दिखता है। और तभी वो अपने ट्रक को रिवर्स करके वहाँ से भागने लगता है और आखिरकार समय रहते वो सुरक्षित अपनी जगह पर पहुँच जाता है। इस आदमी का नाम है फिंच, जो पहले एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में इंजीनियर था और ये अब उसी पुरानी फैक्ट्री में अपने डॉग और एक रोबोट के साथ रहता है। फिर वो अपने डॉग को खाना खिलाता है। उसके बाद वो लेबोरेटरी में जाता है। फिर वहाँ से वो कुछ जरूरी किताबें उठाकर उन्हें स्कैन करता है। दरअसल फिंच एक इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट यानी कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम कर रहा है ताकि उसके मरने के बाद ये रोबोट उसके डॉग का ख्याल रख सके, क्योंकि फिंच को एक जानलेवा बीमारी है और वो हर दिन उससे जूझ रहा है जो कभी भी उसकी जान ले सकती है। और इसलिए वो चाहता है कि रोबोट जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और फिर एक दिन फिंच को अपने काम में सफलता मिलती है और रोबोट बोलने लगता है। अभी देखकर फिंच बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने डॉग को बोलता है कि मुबारक हो, तुम्हें एक नया दोस्त मिल गया। और उसके बाद फिंच रोबोट से कुछ ज़रूरी सवाल पूछता है। रोबोट उसे बताता है कि उसके 4 नियम हैं। पहला नियम यह है कि कोई भी रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही किसी वजह से इंसान को चोट लगने देगा। और फिंच बोलता है कि ठीक है, अब मुझे चौथा नियम बताओ। रोबोट उसे बताता है कि अगर वहाँ पर फिंच मौजूद नहीं होगा तो वो डॉग की अच्छे से देखभाल करेगा और डॉग को किसी भी हालत में कुछ नहीं होने देगा। फिंच के लिए ये नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उनके बीच में सवाल जवाब चल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक बिजली चली जाती है। उसके बाद फिंच छत पर जाकर लाइट ठीक करता है और तब वो देखता है कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फिर वो नीचे आकर रोबोट को वेदर की मशीन से जोड़कर रोबोट से बोलता है कि मुझे मौसम की जानकारी दो। रोबोट उसे बताता है कि तूफान अगले 24 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएगा और वो तूफान बहुत खतरनाक होगा। ये अगले 40 दिन तक चलेगा। ये सुनकर फिंच और ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उनके पास 40 दिन का खाना नहीं है और अगर वो यहीं रुके तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। और इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर वो शहर के नक्शे को ध्यान से देखता है और उसे लगता है कि पश्चिम की दिशा वेस्ट उनके लिए सही रहेगी। फिर वो अपने डॉग से बोलता है कि हम सैन फ्रांसिस्को जाएंगे और अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमें वहाँ पर खाना और रहने को जगह मिल सकती है। और तभी फिंच की नाक से खून गिरने लगता है, जो इस बात का इशारा था कि अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर वो रोबोट को तैयार करता है, लेकिन तूफान के आने तक वो उसमें सिर्फ 70% जानकारी ही डाल पाता है। मतलब रोबोट के पास अभी पूरी नॉलेज नहीं होती। फिर वो उसे थोड़े चलने की ट्रेनिंग देता है और अब इसे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत थी। फिर जैसे जैसे फिंच चलता है रोबोट भी उसकी नकल करता है। उसके बाद फिंच अपनी पैकिंग शुरू करता है। वो खाने पीने की चीज़ें और दवाइयाँ लेकर अपनी वैन में पहुँच जाता है। अब ये तीनों सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलते हैं। फिंच की वैन एक खास तरह की मॉडिफाइड वैन होती है जो बाहर की गर्मी और रेडिएशन से सुरक्षित रहती है। और अब ये लोग सफ़र का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वो एक सेफ जगह देखकर गाड़ी रोकते हैं। फिर वो रोबोट से बोलता है कि चलो, तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। और उसके बाद ये लोग खाने की तलाश में एक पुराने थिएटर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ पॉपकॉर्न मिलते हैं। फिर फिंच उन्हें लेकर बाहर आता है और जैसे ही प्लेट पर रखता है वो पॉपकॉर्न गर्मी की वजह से अपने आप उछलने लगते हैं। और उसकी मदद से फिंच रोबोट को ये दिखाना चाहता था कि बाहर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। तब ये लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये फ़ौरन वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जल्दी उन्हें समझ आता है कि तूफान की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, वो उससे बचकर नहीं भाग सकते। और इसलिए वो वैन को एक खाली फील्ड में रोकते हैं और उसे बचाने के लिए चारों ओर कीले ठोककर केबल से बांध देते हैं। इस काम में रोबोट भी उसकी मदद करता है और तूफान आने से पहले वो वैन को पूरी मजबूती से बांध देते हैं। तूफान इतना तेज़ होता है कि वैन हवा में उठने लगती है। इससे कई रस्सियाँ टूट जाती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाते हैं। तूफान थमने के बाद फिंच बाहर आता है और देखता है कि वैन का एक टायर खराब हो चुका है। अभी देखकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि उनके पास एक दूसरा टायर तो था, लेकिन उसे बदलने के लिए जैक नहीं था। और तब वह रोबोट फिंच की मदद कर देता है। वो अपने एक हाथ से ही वैन को ऊपर उठा लेता है और इससे फिंच आराम से गाड़ी का टायर बदल पाता है। अब रोबोट की मदद पाकर फिंच को बहुत अच्छा लगता है।
फिर वो उसे बोलता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया और इसलिए आज मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, और फिंच उसे जेफ नाम देता है। फिर ये लोग रात को वहीं रुक जाते हैं। फिंच अपना सूट ठीक करता है और जेफ को कुछ ज़रूरी बातें सिखाता है। अगली सुबह जैसे सूरज निकलता है, वैन की छत पर लगे हुए सोलर अपने आप खुल जाते हैं और तभी फिंच की नींद खुलती है और वो देखता है कि जेफ डॉग की नकल कर रहा है। फिंच बोलता है कि यार सुबह सुबह इतना शोर मत करो। जेफ उसे बताता है कि मुझे लगता है कि डॉग मुझे पसंद नहीं करता। फिंच बोलता है कि ऐसा नहीं है, बस उसे अभी तुम पर भरोसा नहीं हुआ। अब ये अपने अगले सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं और काफ़ी दूर जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और जेफ उसे ड्राइव करने के लिए बोलता है। फिंच बोलता है कि नहीं, तुम अभी कल ही पैदा हुए हो। फिर फिंच वैन को एक रेस्टोरेंट के सामने रोकता है। फिर बोलता है कि मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तुम यहीं रहकर वैन का ध्यान रखना। और फिर वो वैन से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और यहाँ पर आके उसे ज़ोर ज़ोर से खांसी होने लगती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब उसकी आवाज़ सुनकर डॉग भी वहाँ पर आ जाता है। अब जेफ वैन में अकेला रह जाता है और तभी उसका तेज़ दिमाग चलने लगता है। वो कूद कर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। जब फिंच वैन को बाहर चलते हुए देखता है तो वो दौड़कर बाहर आता है और वो देखता है कि उसने एक गाड़ी को ठोक दिया। अब फिंच यूवी सूट के बिना बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो वहीं खड़े होकर जेफ को गाड़ी वापस लाने के लिए बोलता है। वो उसे बोलता है कि तुम अभी वैन चलाने के लिए तैयार नहीं हो, या तो तुम मुझे मेरा यूवी सूट ला दो ताकि मैं वैन तक पहुंच सकूं, या फिर उसको बैक करके वापस ले आओ। फिर वो दोबारा से वैन को पीछे लाकर टक्कर मार देता है। अब ये देखकर फिंच को बहुत गुस्सा आता है। वो जेफ को पास बुलाता है और जैसे ही अपना हाथ बाहर धूप में निकालता है, उसका हाथ जलने लगता है। फिंच उसे बोलता है कि माना तुम कल ही बने हो, लेकिन अब तुम्हारे बड़े होने का समय आ गया। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि तुम इस डॉग का ध्यान रख सको, क्योंकि ये तुम्हारी तरह धूप में जिंदा नहीं रह सकता। अब फिंच अपना सफ़र आगे बढ़ाता है और तभी उसे महसूस होता है कि अब वक्त आ गया है जेफ को गाड़ी सिखाने का, और अब वो उसे ड्राइविंग सिखाता है। जेफ की सीखने की नॉलेज कमाल की होती है, इसलिए वो थोड़ी देर में गाड़ी चलाना सीख जाता है और ये देखकर फिंच बहुत खुश होता है। फिर रात होते ही ये लोग एक जगह रुकते हैं और वहाँ आग जलाकर आराम करते हैं। फिंच वहीं बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो जेफ से बोलता है कि देखो आसमान कितना सुंदर लग रहा है, अब तुम्हें अरोरा रियलिस देखने के लिए अलास्का जाने की जरूरत नहीं। और तभी जेफ फैन से सवाल करता है कि अगर सूरज की रोशनी इतनी खतरनाक है तो हम रात में सफ़र क्यों नहीं करते। तब फिंच उसे समझाता है कि रात में चलना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। वो लोग दिन में छुपे रहते हैं और जैसे ही रात होती है वो बाहर आकर दूसरों पर हमला करते हैं। वो हमें मारकर हमारा खाना और सामान छीन सकते हैं और इसलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए फिंच वैन के अंदर सोने चला जाता है, जबकि जेफ अब भी आग के साथ बाहर बैठा रहता है। अगली सुबह वैन से खांसने की आवाज़ आती है। जेफ अंदर जाकर देखता है कि फिंच उल्टियाँ कर रहा है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो उसकी मदद करते हुए एक गीला कपड़ा उसके माथे पर रखता है। हालांकि फिंच को डॉक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास में कोई नहीं था, इसलिए जेफ वैन चलाकर सफ़र आगे बढ़ाता है। अब थोड़ी देर बाद वो एक शहर में पहुंचते हैं जो पूरी तरीके से सुनसान पड़ा था। जेफ वैन रोकता है और देखता है कि फिंच गहरी नींद में है। फिर वो डॉग रोबोट के साथ वैन से बाहर निकलता है और ज़रूरी चीज़ें ढूंढने अस्पताल जाता है। यहाँ पर उसे कुछ दवाइयाँ और जैकेट मिलती है। थोड़ी देर बाद फिंच की नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके पास कोई नहीं है। तब वो जल्दी से अपना सूट पहनता है और उन्हें ढूंढने के लिए निकलता है। उधर छोटा रोबोट एक खिलौना देखता है और जैसे उसे उठाना जाता है वो एक छुपे हुए जाल में फंस जाता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी फिंच बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और देखता है कि वो रोबोट अब नहीं रहा। तब वो उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद उसे जेफ मिलता है जिसने बहुत सी दवाइयाँ इकट्ठा कर ली थी। फिंच उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत खतरनाक है। फिर वो दोनों जल्दी से बिल्डिंग से बाहर भागते हैं और वैन स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। उसी वक्त हमें एक दूसरी गाड़ी स्टार्ट होते हुए दिखती है। शायद किसी ने इन्हें देख लिया था। फिंच अपनी सेफ्टी के लिए गन निकालता है और अपने पास रखता है। अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और तभी वो साइड मिरर में देखता है कि एक कार इनका पीछा कर रही है। उनसे पीछे छुड़ाने के लिए फिंच वैन को हाईवे से नीचे उतार देता है। वो बहुत घबराया हुआ था और जल्दबाजी में जैसे ही वो वैन को एक पुल के नीचे से निकालता है तो वैन ऊंची होने की वजह से वहाँ फंस जाती है और उसके ऊपर लगे हुए सोलर पैनल टूट जाते हैं। अब फिंच बहुत डर जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी जेफ नीचे उतरता है और धक्का मार के वैन को पुल के नीचे छुपा देता है। अब जब पीछा कर रहे लोग पास आते हैं तो उन्हें वैन दिखाई नहीं देती और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिंच नीचे उतरता है और टूटे हुए सोलर पैनल्स को देखकर बहुत उदास हो जाता है। तब वो जेफ से बोलता है अब हम शायद कभी सैन फ्रांसिस्को नहीं जा पाएंगे। जेफ उसे हिम्मत दिलाते हुए बोलता है कि तुम ऐसे हार मत मानो, मुझे तुम पर भरोसा है, हम जरूर वहाँ जाएंगे। वो बोलता है कि जब धरती पर सूरज की खतरनाक किरणें पड़ी थी तब जो लोग जिंदा बचे थे उन्होंने चारों तरफ लूटपाट शुरू कर दी थी। तब मैं भी खाने की तलाश में एक मॉल गया था, लेकिन वहाँ पहले ही सब कुछ लूटा जा चुका था। फिर भी किस्मत से मुझे वहाँ एक नूडल का पैकेट मिल गया और तभी वहाँ पर एक 9 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ आई। उनके पास बहुत सारा खाना था, लेकिन उस बच्ची के हाथ में बंदूक थी
तब मैं डर के मारे छिप गया और उनके वहाँ से जाने का इंतजार करने लगा। तब एक आदमी कार में वहाँ आता है। वो उनसे खाना छीनना चाहता था, लेकिन जब वो मना करते हैं तो वो आदमी उन्हें गोली मार देता है। दोनों की वहीं मौत हो जाती है। और जब मैं उनके पास गया तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उस बच्चे के बैग से आ रही थी। जब मैंने वो बैग खोला तो उसमें छोटा सा एक पप्पी था। भूख ने इंसानों को हैवान बना दिया था, लेकिन मैं एक डरपोक इंसान हूँ जो वहाँ पर सब कुछ देखता रह गया। ये कहानी सुनकर जेफ चुप हो जाता है और सुबह होते ही वो लोग फिर से सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में जेफ उन पोस्ट कार्ड को पढ़ता है जो फेंच के पापा ने उसे भेजे थे। और तभी अचानक एक बटरफ्लाई वैन से टकराती है। और जब जेफ ये बात फेंच को बताता है तब फेंच उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो अपना एक हाथ वैन से बाहर निकालता है और देखता है कि वहाँ सूरज की तेज़ किरणें नहीं हैं। और फिर वो वैन से बाहर आकर बहुत खुश हो जाता है। वो ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। और तभी एक और तितली उड़कर उसके हाथ पर बैठ जाती है। अब फेंच को यकीन हो जाता है कि ये जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है, जहाँ पर कोई भी खतरनाक सूरज की किरणें नहीं है। अब फिंच अपने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर खाना खाता है और उस पल को एंजॉय करता है। तभी जेफ उससे बोलता है कि तुमने मुझे झूठ बोला था कि गोल्डन गेट वाला कार्ड तुम्हारे अंकल ने मुझे भेजा था, जबकि उसके पीछे तो डेड लिखा है। तब फिंच जवाब देता है कि मेरे पापा आर्मी में थे, वो ऐसे ब्रिज बनाते थे, लेकिन मेरे पैदा होने से पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। हम कभी उनसे मिल नहीं पाए। फिर एक दिन जब मेरा 15वां जन्मदिन था तब मुझे पोस्ट कार्ड मिला जिस पर लिखा था कि वो मुझे गोल्डन ब्रिज पर मिलेंगे। और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने ये सूट खरीदा था, लेकिन हम कभी मिल नहीं पाए। और मैंने इतने सारे पोस्ट कार्ड इसलिए संभाल कर रखे हैं क्योंकि मैं दुनिया घूमना चाहता था और उस ब्रिज पर जाकर उसकी खूबसूरती को देखना चाहता था, लेकिन मैं वो कर नहीं सका। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं, जब समय होता है तो मौके को गवा देते हैं। और ये सुनकर जेफ बोलता है कि कोई बात नहीं, हम अभी वहाँ चलेंगे और साथ में घूमेंगे। और फिंच बोलता है कि नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम इस डॉग का अच्छे से ख्याल रखोगे। और ये सुनकर जेफ सिर हिलाकर हाँ करता है। अब फिंच डॉग के साथ खेलने लगता है और जेफ को भी उसके साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन डॉग अभी भी जेफ पर भरोसा नहीं करता और हर बार बॉल लाकर फिंच को ही देता है। फिंच मुस्कुराकर बोलता है कि कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। और तभी अचानक फिंच को खून की उल्टी हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है और वो समझ जाता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। वो जेफ से हाथ मिलाता है और जेफ इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। अब इनके लिए पल बहुत भावुक होते हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता और आराम करने के लिए वैन के अंदर चला जाता है। फिंच अपने आखिरी पल अपने डॉग के साथ बिताना चाहता था। वो उसे प्यार से सहलाता है और धीरे धीरे इस दुनिया को अलविदा कह देता है। उधर जेफ बाहर रखा सामान समेट रहा होता है और तभी उसे डॉग के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि फिंच अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद जेफ फिंच का वहीं पर अंतिम संस्कार कर देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तब देखता है कि डॉग बहुत उदास है। फिर जेफ उसे वैसे ही खाना खिलाता है जैसे फिंच उसे सिखा के गया था और उसके बाद वो उसके साथ बॉल से खेलने लगता है और धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जेफ सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ता है। लगभग 18 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो दोनों गोल्डन गेट ब्रिज पहुंचते हैं। हालांकि इस मौके पर फिंच उनके साथ नहीं था, जो हमेशा से इस ब्रिज पर आना चाहता था। अब जेफ और गुडियर वहाँ पर खड़े होकर उस पुल की सुंदरता को निहारने लगते हैं। जेफ फिंच की याद में वो पोस्ट कार्ड पुल पर चिपका देता है जिस पर उन तीनों का स्केच बना हुआ था। और तभी उसकी नज़र एक और नोट पर पड़ती है। उस पर किसी लड़की का नाम और पता लिखा होता है और साथ ही लिखा था, हम लोग सुरक्षित हैं और अगर कोई ये नोट पढ़ रहा है तो हम इस पते पर मिलेंगे। और उसके बाद जेफ गुडियर के साथ उसकी तलाश में निकल पड़ता है ताकि वो बचे हुए लोगों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर सकें। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मैटर बिहाइंड को।